Hello students, I am Nagen Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. In previous video I told you about oilseeds, vegetables and fruits. In this video I am going to tell you about the non-food crops, which means अभोज्य फसल जिसे हम खाते नहीं हैं, उसकी भी हमारे जीवन में अनेक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए आवश्यक हैं, केवल उसे हम खाने में प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए उनको नॉन फूड क्रॉप्स कहा जाता है, जिसका जैसे रबड़ एंड फाइबर क्रॉप्स। तो चलिए सबसे पहले हम रबड़ के बारे में पढ़ते हैं कि रबड़ इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप, but under special conditions it is also grown in tropical and subtropical areas. रबड़ की खेती इसका हम हर जगह नहीं कर सकते हैं, इक्वेटोरियल रीजन में ही करते हैं, इसलिए इसको इक्वेटोरियल क्रॉप कहा जाता है। लेकिन कुछ शर्तों के हिसाब से, कुछ परिस्थितियों के हिसाब से इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी इसका खेती किया जा सकता है। इट रिक्वायर्स मोस्ट मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको बहुत ज़्यादा नमी चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, आर्द्रता चाहिए। इसको ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। और अभी तक आपने जिस भी फसलों को देखा, क्रॉप के बारे में पढ़ा, उसको मैक्सिमम 75 डिग्री रेनफॉल जो है 75 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 सेंटीग्रेड की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन रबड़ के लिए क्या होता है, इसके लिए जो रेनफॉल है मोर देन 200 सेंटीमीटर चाहिए। कितना चाहिए? मोर देन। पहले के फसलों में आप 75 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी रहेगा तब भी चलेगा, जहाँ लो रेनफॉल होता है इरिगेशन के माध्यम से। लेकिन जहाँ 75 और 100 के बीच में चाहिए, वहाँ भी हर तरह की फसलें बोली जाती हैं। लेकिन रबड़, स्पेशली रबड़ के लिए क्या है, इसको 200 सेंटीमीटर से ऊपर का रेनफॉल चाहिए, और ये हर जगह आपको नहीं मिल पाता है। इतना बारिश आपको कहाँ मिलेगा? इक्वेटोरियल रीजन में मिलेगा, इक्वेटर के समीप, इक्वेटोरियल रीजन। लेकिन कुछ कंडीशंस के हिसाब से इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी बोया जा सकता है। रबड़ इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबड़ एक ऐसा चीज है जो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इससे बहुत सारी चीज़ें आप एक बार अपना नज़र, यदि आप केवल अपने आसपास चारों तरफ यदि आप दौड़ाएंगे, सड़कों पे दौड़ाएंगे, अपने घर में दौड़ाएंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रबड़ से तैयार की जाती हैं। और वो सारी चीज़ें कहाँ तैयार की जाती हैं? इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में रबड़ पहुँचता है, और वहाँ से वो फाइनल गुड्स में तैयार होके फिर मार्केट में हम लोग के घरों तक आता है। इसलिए मैक्सिमम चीज़ें इससे बनती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। रबड़ प्लांट लगाया जाता है, जिस तरह टी का प्लांट लगाया जाता है, कॉफ़ी का प्लांट लगाया जाता है, ठीक उसी तरह रबड़ का भी प्लांट लगाया जाता है। सिल्क भी, उसका भी प्रोडक्शन जो है
वो पेड़ से ही जुड़ा हुआ है, उसको आगे हम बताएंगे। कॉटन प्लांट भी होता है। यानी ये सभी चीज़ क्या है, जो प्लांट है वो प्लांटेशन के तहत, प्लांटेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना, और पेड़ लगाना भी आपका एग्रीकल्चर में ही आता है, जिसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर में ही आता है, कृषि में ही आता है। तो ये जो मुख्य रूप से रबड़ जहाँ ग्रोन होता है, जहाँ होता है, वो है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड and Garo Hills of Meghalaya. In 2012-13, India ranked 4th among the world's natural rubber producers. सन 2012-13 में भारत का विश्व में रबर प्रोडक्शन के मामले में चौथा स्थान था। कुछ हम देख लेते हैं ऐसे आइटम जो रबड़ से तैयार किए जाते हैं। इसको मैं आपको जूम करता हूं ताकि और क्लियरली आपको दिखाई दे। देखिए, इसमें आप देखेंगे इस फिगर के माध्यम से कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रबर इन 2010 एंड 11। ये 2010 एंड 11 का आपका आंकड़ा है कि किस चीज़ में रबड़ का कितना इस्तेमाल हुआ था, कंजप्शन हुआ था नेचुरल रबड़ का। तो टोटल 100% जो इसका प्रोडक्शन होता है रबड़ का, उसका 62.2% केवल ऑटो के टायर्स और ट्यूब्स में बनाने में लग जाता है। रबड़ का जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 62.2% एज ए रॉ मटेरियल होता है, वो उसका 62.2% केवल ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स बनाने में चला जाता है। सोचिए, यानी रबड़ का सबसे ज़्यादा खपत किस में है, टायर और ट्यूब्स बनाने में, वो भी किसका, ऑटो का। ये जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां से लेके बड़ी गाड़ियां तक, और 4.7% अन्य चीज़ों को बनाने में लगाया जाता है। 4.1% डिप्ड गुड्स का मतलब ही सामान होता है, जैसे झोले टाइप का रहता है, उसमें किसी चीज़ को रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 4% लेटेक्स फोम बनाने में किया जाता है। 4.6% बेल्ट्स एंड होसेस बनाने में किया जाता है। 6.6% फुटवियर्स तैयार करने में लगता है। 6% कैमल बैग को बनाने में तैयार किया जाता है, और 9.2% साइकिल ट्यूब्स एंड टायर्स बनाने के लिए रबड़ का एज ए रॉ मटेरियल प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि ऐसे अनेकों चीज़ हैं जो रबड़ से तैयार किए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा रबड़ को एज ए रॉ मटेरियल आवश्यकता होता है किस चीज़ को बनाने में, ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स। टोटल प्रोडक्शन का 62.2% केवल ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स बनाने में चला जाता है। आगे हमको पढ़ना है नॉन फूड क्रॉप्स में। आपने एक पढ़ लिया, अब आगे आपको पढ़ना है इसमें फाइबर क्रॉप्स। नॉन फूड में आपको पढ़ना था रबड़ और फाइबर क्रॉप्स, जिसमें आपको मैंने रबड़ के बारे में बता दिया। अब हमको पढ़ना है फाइबर क्रॉप्स। तो फाइबर क्रॉप्स में जो मेनली होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क, हेम्प का मतलब होता है भांग। तो ये पौधे भी, इन पौधों को भी हम लगाते हैं प्लांटेशन के तहत। अब फाइबर क्रॉप्स में दिया है, फाइबर का मतलब होता है रेशा, जिससे फैब्रिक, कपड़ा तैयार किया जाता है। तो रेशे वाले फसल कौन कौन से हैं, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क।
आर द 4 मेजर फाइबर्स क्रॉप ग्रोज इन इंडिया। हमारे भारत में मुख्य रूप से ये फाइबर क्रॉप्स जो हैं 4: कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क are only grown in India. The first 3 are derived from the crops grown in the soil. जो फर्स्ट 3 हैं यानी कॉटन, जूट और हेम्प, इनके पौधे जो हैं मिट्टी में लगाए जाते हैं, जबकि जो चौथा है वो सिल्क वॉर्म्स के कोकून से निकाला जाता है। अब इसको आप साइंस में ब्रीफली पढ़ सकते हैं कि कैसे सिल्क फाइबर तैयार होता है। इसमें जो है आपको बस इतना ही पढ़ना है कि सिल्क फाइबर हमको सिल्क वॉर्म्स के कोकून से प्राप्त होता है, और ये सिल्क वॉर्म जो हैं मलबेरी प्लांट के पत्तियों पे रहते हैं। ठीक, किस पे रहते हैं? मलबेरी के प्लांट पे, और उसी प्लांट से का जो पत्ती होता है उसी को अपने भोजन के रूप में वो खाते हैं। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। अब यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन के लिए जो सिल्क वॉर्म को हम पालते हैं उसी को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। आगे जाए कॉटन। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। ऐसा माना जाता है कि हमको कॉटन प्लांट के लिए ओरिजिनल वास्तविक घर जो होता है वो इंडिया है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जो सूती कपड़ा वाले इंडस्ट्री हैं उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? कॉटन ही होगा। जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है तो उसमें रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन ही होगा, और कॉटन से वो रेशा और कपड़ा तैयार करेंगे। In 2014, India was second largest producer of cotton after China. सन 2014 में चाइना के बाद भारत विश्व का दूसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन था। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। जो डेक्कन पठार है, डेक्कन प्लेट्यू, उसी वहीं पे काली मिट्टी पाई जाती है। थोड़ा बहुत इधर उधर भी पाया जाता है, लेकिन जो मोस्टली है ब्लैक सॉइल वो डेक्कन प्लेट्यू में ही मिलता है, और काली मिट्टी में ही कॉटन की खेती की जाती है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। कॉटन के लिए ज़्यादा तापमान चाहिए, हल्की बारिश चाहिए, हल्का सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। कम से कम 365 दिन में 210 दिन कम से कम आपका धूप वाला क्लाइमेट होना चाहिए। कम से कम 210 दिन आपका धूप वाला क्लाइमेट होना चाहिए कॉटन के ग्रोथ के लिए। इट इज अ खरीफ क्रॉप, यह खरीफ सीजन में बोया जाता है एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर। और इसको जो है 6 से बोने के लगाने के बाद, इसको मिट्टी में लगाने के बाद 6 से 8 महीने में ये तैयार होता है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। इन सब राज्यों में ये मुख्य रूप से इनकी खेती की जाती है। जूट, यह भी फाइबर क्रॉप है। जूट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर।
जूट को भी गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। और जूट जो कपास की खेती है वो कहाँ होती है? बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी हर साल नेचुरली रिन्यू होती है और ऐसे जगहों पे जूट की खेती बहुत अच्छी होती है। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, और इसका ग्रोथ के समय, ग्रोइंग टाइम के समय हाई टेम्परेचर चाहिए। और इसकी खेती कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। पूछा जाएगा मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन है? तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय, क्योंकि यहाँ बाढ़ बहुत आता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स। और जूट से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, क्या क्या बनाने में उपयोग किया जाता है? गनी बैग्स, जिसको टाट का थैला कहते हैं, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कलाकृतियाँ। ड्यू टू इट्स हाई कास्ट, लेकिन उसका कास्ट बहुत महंगा पड़ता है। इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स, पर्टिकुलरली द नायलॉन। और यही कारण है कि इसका कास्ट अधिक होने के कारण जो कृत्रिम रेशा होता है उनके द्वारा बने हुई चीज़ों का डिमांड ज़्यादा बढ़ गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।